नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 4 सितंबर और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें। इसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज आप लोग पहले जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी परीक्षार्थियों को इसका फायदा मिलता रहे। और मैं इस बात को कहता रहता हूं कि हमारा बेसिकली लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है। हमारा टारगेट यह है कि आगामी आपकी जो भी बड़ी परीक्षाएं हैं, ना सिर्फ यूपी पीसीएस बल्कि आरओ या फिर कोई अदर स्टेट का पीसीएस का एग्जाम होगा। अभी जो आपका बीपीएससी है, बिहार पीसीएस ने भी अपना एग्जाम कैलेंडर, यानी कि एग्जाम कैलेंडर तो नहीं कह सकेंगे, नोटिस जारी किया है। और उस नोटिस में उन्होंने जो आपकी पीसीएस बीपीएससी की परीक्षा होने वाली है उसकी डेट अनाउंस कर दी है। आई थिंक 17 नवंबर को दरअसल बीपीएससी का बिहार पीसीएस का एग्जाम होगा। और अगर आपका फोकस बिहार यूपी पीसीएस के साथ में बिहार पीसीएस है तो बिहार पीसीएस में भी आप लोग जो है अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। वहां के लिए भी करंट अफेयर्स ये लाभदायी होगा। तो बिहार के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी करंट अफेयर्स ये उपयोगी होता है। तो प्लीज आप लोग जो है उन सभी अभ्यर्थियों को भी जो है ये वीडियो हमारा शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा एक न्यूज और है, आरपीएससी जिसको हम लोग राजस्थान पीसीएस बोलते हैं, यानी कि इसको आरएएस बोलते हैं। जैसे हमारे यहां पर यूपी में यूपी पीसीएस बोलते हैं, वैसे ही राजस्थान आरपीएससी में जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विसेज होती हैं उनको क्या बोलते हैं, आरएएस बोलते हैं, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बोलते हैं। उसका भी नोटिफिकेशन दरअसल जारी कर दिया गया है। तो आप लोग जो है वहां का फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। तो ये कुछ न्यूज थी जो आपको बतानी थी। और बाकी आरपीएससी के जो अभ्यर्थी होंगे, चाहे वो जेपीएससी के हों, चाहे वो सीजीपीएससी के हों, जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं उनमें आप जो है सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वहां के अगर कुछ दोस्त यार आपके होंगे तो प्लीज उनको जो है वीडियो हमारा सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए हम लोग बिना देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले कल हमने आपको जो सूचना दी थी वो सूचना आज मैं दोबारा से आपको दे रहा हूं। अभी डिकोड एग्जाम की तरफ से दरअसल जो है वीडियो के माध्यम से एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से आपकी तैयारी आप जो है इसको बेखूबी रूप से कर सकते हैं। कल भी हमने आपको बताया था इस प्रोग्राम में क्या कुछ है, एक बार आप लोग देख लीजिए इसको फटाफट। तो 7000 प्रश्नों के माध्यम से क्या होगा, पूरे पाठ्यक्रम का क्या किया जाएगा, जो है रिवीजन कराया जाएगा। और ये बेसिकली क्या है ये बेसिकली वीडियो के माध्यम से आपको कराया जाएगा। इसके अलावा जो ट्रेंड आपका जो चल रहा है उस नए ट्रेंड के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उनकी व्याख्यात्मक उनका हल भी दिया जाएगा। क्वेश्चंस आपके बेसिकली बाइलिंगुअल होंगे और उसका डिटेल्स एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा। 3 टाइम्स कंप्लीट सिलेबस को आपको कराया जाएगा जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। और इसके अलावा सॉल्व अनसॉल्व जो पीडीएफ भी आपको एबिट टेस्ट में दिया जाएगा। इसके अलावा 4000 प्रश्नों का क्या होगा, डिटेल्स वीडियो सॉल्यूशन दिया जाएगा। 15 फुल टेस्ट सिलेबस टेस्ट जो आपके होंगे 3000 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग वो भी आपको दिया जाएगा। साथ साथ में जो है ये क्या होगा, आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया जाएगा, यानी कि पूरी इसकी व्याख्यात्मक हल इसका आपको दिया जाएगा। अपने आप में प्रैक्टिस करने के लिए दरअसल ये प्रोग्राम आपके लिए क्या होगा, लाभकारी सिद्ध होगा। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, अगर आपने अपनी तैयारी को बेहतर करना है तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बायलैंग्वेज क्वेश्चंस दिए जाएंगे इसमें, ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। तो अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्री के एग्जाम में सिर्फ एक चीज महत्वपूर्ण होती है, वो होती है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड मोर देन प्रैक्टिस। तो इसलिए जरूरी हो जाता है, जरूरी नहीं कि आप इसको ज्वाइन करें, आपको लगता है कि नहीं ज्वाइन करना तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्वाइन करेंगे तो चीजें क्या होंगी, आसान हो जाएंगी और आपकी तैयारी क्या होगी, बेहतर ढंग से होगी। क्योंकि जब आपको टारगेट मिलेगा, टारगेट के अकॉर्डिंग अगर आप चीजों को करेंगे निश्चित तौर पर आपको फायदा मिलेगा। अगर आप इस मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो संस्थान के जो दिए गए नंबर हैं आप उन पर जो है क्या करिएगा, उन पर जो है दरअसल आप वीडियो टेस्ट जो है अधिक जानकारी के लिए वीडियो टेस्ट लिख करके 9506742546 या फिर 6307495944 पर क्या करिएगा, व्हाट्सएप कर लीजिएगा आप लोग। तो आप लोग इस प्रोग्राम से आप लोग को जोड़ दिया जाएगा और बाकी डिटेलिंग भी आपको वहां पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। चलो आते हैं हम लोग आज के चीजों पर। और आज हम लोग पहले क्या करते हैं, फटाफट रिवीजन करते हैं और देखते हैं क्या कुछ हमने कल पढ़ाई की थी। रिवीजन के लिए मैं फिर से कह रहा हूं भाई साहब कि संडे या सैटरडे आप लोग रिवीजन के लिए जरूर रखिएगा, ये आपके लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा नेपाल के किस नगर पालिका को नेपाल का पहला स्वस्थ शहर घोषित कर दिया गया है, तो वो कर दिया गया है
धूली खेल नगर पालिका को नेपाल का पहला स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, जबकि एशिया का ये दूसरा स्थल हो गया है। ठीक है, इसके अलावा भारत के पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है, तो वो है आपका समुद्र प्रताप। और ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए भाई साहब क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, हाल ही में शी बॉक्स पोर्टल निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, तो महिला एवं बाल विकास के मंत्रालय के द्वारा दरअसल शी बॉक्स नाम के पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है कि अगर महिलाओं के कार्यस्थल पर अगर उनका यौन उत्पीड़न होता है, ऐसे में वो अपनी शिकायत दरअसल सी पोर्टल के माध्यम से दर्ज करा सकती हैं। उनकी जानकारी को, उनकी शिकायत को गोपनीय रखा जाएगा और उन पर त्वरित जो है क्या होगा, एक्शन होगा, यानी कि क्विक एक्शन होगा। और जो भी दोषी होंगे उन पर क्या होगी, उन पर जो है कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी। तो ये अपने आप में क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी फीमेल्स हैं, अगर आप जॉब में हैं तो आप इसको क्या करिएगा, इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी आप लोग ले लीजिएगा। आप बैठे मत रहिएगा प्लीज, अगर फीमेल हैं, ठीक है। जो आपके हक की बात होती है, जो आपके लिए बात होती है, आप हमेशा मुखर होकर के उस पर जो है मुद्दा उठाएं, ठीक है। लेकिन दिक्कत यह है कि जब तक कोई चीजें चर्चाओं में रहती हैं तब तक रहती हैं चीजें, नहीं तो फिर गड़बड़ कर जाती हैं। जैसे कि अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल घटना हुई थी, ठीक है। सब लोग कैंडल खेल रहे थे, सब लोग हाथों में कैंडल लिए हुए थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया किसी के हाथ में ना कैंडल है, ना किसी के हाथ में जो है, ना किसी के जुबान पर वो शब्द है, कुछ नहीं है। जबकि होना क्या चाहिए था कि ऐसा आंदोलन एक तरीके से होना चाहिए था, इस तरीके से चीजें होनी चाहिए थी कि सरकार को जो है मजबूर होना चाहिए था इस चीज के लिए। और दोषी जो भी लोग थे उन पर न सिर्फ उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए थी, बल्कि ऐसे लोगों को तो इस पर कोई, मैं तो कहता हूं कोई ट्रैक फ्रैक, कोई फास्ट ट्रैक नहीं, कुछ नहीं। अगर लगता है कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति दोषी है, उसी समय उसको फांसी के फंदे पर लटका दिया जाना। एज ए शिक्षक ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए इस तरीके से कठिन शब्दों में, मतलब हार्ड लैंग्वेज को बोलेंगे, लेकिन जिस तरीके से चीजें हो रही हैं ऐसे में मन जो है दुखित होता है, बहुत ही जो क्या होता है, द्रवित होता है। क्योंकि आप लोग क्या काम करते हो, एक दिन 10 दिन कैंडल हाथ में लेके निकलोगे, उसके बाद चीजें क्या होंगी, फिर शॉर्ट आउट हो जाती है। हमने भी कैंडल मार्च हमने भी बहुत टाइम पहले बहुत निकालते थे हम लोग भी, लेकिन उसका कोई क्या होता है, उसका कोई खास सॉल्यूशन निकल के नहीं आता है जब तक कि आप लोग खुद से जागृत नहीं होगे, जब तक अन्याय के खिलाफ लड़ोगे नहीं, निरंतर नहीं लड़ोगे और तब तक नहीं झुकोगे जब तक कि उस पर कोई फैसला ना आ जाए, तब तक ये कांड, तब तक ये रेप केसेस ऐसे ही होते रहेंगे। और मैं एक बात कह दे रहा हूं कि ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि अन्याय के खिलाफ पुरजोर होकर के समर्थन इसका किया करें और क्रांति ऐसे लाएं कि जैसे जो है ये चीजें क्या हो, स्टॉप हो जाएं आगे इन फ्यूचर, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ध्यान रखिएगा कि विरोध करिए तो बेहतर ढंग से करिए, अन्यथा मत करिए, ठीक है। पढ़ाई लिखाई का अन्यथा फिर कोई फायदा होने वाला देखो है नहीं। देखो शिक्षा अगर आप सिर्फ इसलिए ग्रहण कर रहे हो कि नौकरी मिल जाए, बीवी बच्चे हो जाएं और खाओ पियो मस्त करो, तो ये फिर आपके एक सभ्य नागरिक होने का कुछ ये क्या है, कोई मोटो नहीं है, ठीक है। मैं सिंपल सी बात तो सीधी बात बोलता हूं, कड़वी बात बोलता हूं, हो सकता है तीखी लग रही हो, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर आप देश भारत के रहने वाले हैं तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि समाज में नैतिकता आए, समाज में मूल्यों को क्या हो, बढ़ावा मिले, ठीक है, बजाय इसके कि इस तरीके से घटनाएं होती रहें। तो नेक्स्ट है आपके सामने क्या कि हाल ही में चक्रवात आसना के कारण किस राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया, तो वो गुजरात है। गुजरात में आसना जो है चक्रवात आने की प्रबल संभावना थी, लेकिन हालांकि वो नहीं आया प्रॉपर तरीके से, लेकिन इसका इंपैक्ट जो है देखने को वहां पर मिला, भारी बारिश हुई और जो है चीजें वहां पर नुकसान हुई। इसके अलावा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में किन 2 देशों की यात्रा पर थे या हैं, तो वो ब्रुनोई और सिंगापुर, आप लोग को पता होना चाहिए। इसके अलावा भारत, श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव यानी कि 4 देशों ने क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए घोषणा पत्र और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और आपको बताना है कि इन समझौता ज्ञापनों पर जो हस्ताक्षर किया गया है, कहां पर किया गया है, तो वो है आपका कोलंबो, यानी कि कोलंबो में दरअसल इन पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय पोषण माह कब मनाया जाता है भाई साहब, तो 1 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर के मध्य में प्रतिवर्ष पोषण माह मनाया जाता है, राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है। इसके अलावा हाल ही में किसे संगीत कला विभूषण लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो सम्मानित किया गया है शेषम पट्टी शिवलिंगम को।
जो कि हमने कल आपको डिटेल्स में इसको समझाया था। तो अब हम आते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। लेकिन उसके पहले हमने लास्ट डे आपसे जो क्वेश्चन पूछा था उसका उत्तर आप लोग देखिए फटाफट। प्रश्न क्या पूछा था हमने आपसे? प्रश्न पूछा था हमने आपसे कि निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। बहुत ही कॉमन सा कुछ प्रश्न था, आपको इसका उत्तर पता होना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है भाई साहब क्यूबा, यानी कि क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं हम आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न क्या है कि हाल ही में कहां पर 14वें हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन हो रहा है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लखनऊ, बरेली, दिल्ली या फिर हरदोई में। तो बेसिकली जो 14वां हॉकी इंडिया कांग्रेस है उसका आयोजन बेसिकली कहां पर हो रहा है भाई साहब? ये आपके सुंदर से प्यारे से राजधानी यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। अच्छा, कुछ लोग लखनऊ को नकलऊ बोलते हैं, पता है आपको? नहीं पता है? बहुत लोग बोलते हैं नकलऊ, बट वो नकलऊ नहीं होता है, वो लखनऊ होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलो, तो ये क्या है? ये लखनऊ में बेसिकली क्या है? आयोजित हो रहा है। चलो, तो हाल ही में लखनऊ में 14वें हॉकी इंडिया कांग्रेस का बेसिकली क्या हो रहा है? आयोजन हो रहा है, याद रखिएगा। और इसके अलावा एक क्वेश्चन फैक्ट है आपके यहां कि जो मेरठ आपका है वहां पर मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय बनाए जाने का भी कार्य जो है क्या है? चल रहा है, प्रगति है, ठीक है। और केडी सिंह बाबू जो आवास है उसको भी सुदृढ़ किया जा रहा है, मजबूत किया जा रहा है, पर्यटक स्थल के रूप में भी उसको भी क्या किया जा रहा है? जो है विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा हाल ही में किसके द्वारा उच्चतम न्यायालय, जिसको क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, क्या? सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया? किसके द्वारा? अमित शाह जी के द्वारा। और अमित शाह जी क्या हैं? आपके केंद्रीय गृह मंत्री हैं और सहकारिता मंत्री भी हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा अभी हाल ही में उच्चतम न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का क्या किया गया है? अनावरण किया गया है। और ये 75वीं वर्षगांठ के जो है उपलक्ष्य में या उसके अवसर पर दरअसल ऐसा किया गया है। तो आइए हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं फटाफट। तो हाल ही में द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उच्चतम न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह, यानी कि नया ध्वज भी और नया प्रतीक चिन्ह भी क्या किया गया? उसका अनावरण किया गया। तो याद रखिएगा, इसका उद्घाटन उच्चतम न्यायालय की स्थापना के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर क्या किया गया है? इसको जो है अनावरण किया गया। इसका ध्वज पर क्या है? ध्वज पर संस्कृत श्लोक यतो धर्म स्ततो जया अंकित है, जो न्याय और सत्य की स्थापना क्या करता है? संकेत देता है। लिखा है यतो धर्म स्ततो जया, अर्थात जो न्याय और सत्य की स्थापना का जो है क्या करता है? संदेश देता है। यानी कि न्याय हो और क्या हो? वहां पर सत्यता हो। जहां पर सत्यता होगी वहां पर न्याय होगा ही होगा, निश्चित तौर पर। इसके अलावा प्रतीक चिन्ह में सर्वोच्च न्यायालय जो भवन है वो बना हुआ है और अशोक चक्र को भी क्या किया गया? इसमें दर्शाया गया है। और जो न्यायपालिका की प्रतिबद्धता और भारत की सांस्कृतिक धरोहर को क्या करता है? समर्पित है ये बेसिकली, ठीक है, याद रखिएगा। और एक बात और, सुप्रीम कोर्ट आपके एग्जाम के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। तो आज मेरा पहला टास्क आप लोग के लिए क्या है? टास्क नंबर 1 है आपके लिए आज कि आपको रेडी करना है क्या भाई साहब? 2 चीजें, सुप्रीम कोर्ट और दूसरा हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में आपको डिटेल्स जानकारी एकत्रित करनी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जजेस होती हैं उनकी योग्यता क्या होती है, उनको कैसे हटाया जा सकता है, हाल ही में मुख्य न्यायाधीश भारत के कौन हैं, यह भी आपको पता करना है। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी न्यूनतम आयु, उनकी योग्यता, ठीक है, कोलेजियम व्यवस्था और जो है अन्य जो जानकारियां हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की, उनके बारे में, इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनको कैसे हटाया जा सकता है, आदि आदि, यानी कि एटसेट्रा, ये सभी जानकारी आपको करनी है। ये टास्क नंबर क्या है? पहला है आपको, इसको आपको रेडी करना है। अगर वीडियो पर आप नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मेरे द्वारा डेली आपको कुछ टास्क दिया जाता है जिसको आपको रेडी करना होता है, यानी कि आप एक कॉपी बनाइए जिसमें जो मैं बोलूंगा कि इसको रेडी करना है, इसको आप लोग को क्या करना है? डेली उसके नोट्स बनाना है। और ये फायदा आपको दरअसल एग्जामिनेशन हॉल में जरूर दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा
आपको एक कॉपी और बनानी है अगर आपका लक्ष्य यूपीएससी या यूपीपीसीएस या अदर स्टेट पीसीएस है, तो वीडियो के अंत में मैं आपको जो है मुख्य परीक्षा का एक प्रश्न भी देता हूं, वो आप घर पे उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको आप उसके नोट्स भी बना सकते हैं। उससे भी न सिर्फ आपको मुख्य परीक्षा में फायदा मिलेगा बल्कि प्री परीक्षा में भी उसको फायदा आपका मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के जायस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, यानी कि क्या रखा गया है? तो बागेश्वर धाम या गुरु गोरखनाथ धाम या जागरण धाम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुरु गोरखनाथ धाम। इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए भाई साहब। ठीक है, तो देखो हाल ही में उत्तर प्रदेश के जायस रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? गुरु गोरखनाथ धाम। और कुछ अन्य रेलवे स्टेशन हैं उनका भी नाम बदला गया है, तो ये लिस्ट आप लोग देख लीजिएगा। तो कासिमपुर जो हाल्ट है उसका नाम क्या है? जायस सिटी रख दिया गया है। जायस का नाम गुरु गोरखनाथ धाम, बानी का नाम स्वामी परमहंस, मिसरौली मां कारिकन धाम, निहालगढ़ महाराजा बिजली पासी, अकबरगंज मां अहरावा भवानी धाम, वारिसगंज अमर शहीद भाले सुल्तान और फुर्सतगंज जो कि चर्चाओं में रहा था। फुर्सतगंज भी आपके एग्जाम के लिए क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम रख दिया गया है तपेश्वर नाथ धाम। याद रखिएगा, ये लास्ट वाला क्या है? इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा टैंगर फर्स्ट उपग्रह को लॉन्च किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से इसरो, नासा, डीआरडीओ, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अभी हाल ही में नासा के द्वारा। और नासा कहां की स्पेस एजेंसी है भाई साहब? अमेरिका की। ठीक है, तो नासा के द्वारा दरअसल टैंगर फर्स्ट उपग्रह को लॉन्च किया गया। और इसका काम क्या है भाई साहब? तो इसका काम क्या है? CO2 और CS4 के प्रमुख उत्पादकों के बारे में क्या करना है? जानकारी एकत्रित करनी है। ठीक है, तो पहला पॉइंट सेम वही एज इट इज। इसे स्पेस एक्स के इसे स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से क्या किया गया? लॉन्च किया गया। तो ये फैक्ट भी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ये फैक्ट भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो स्पेस एक्स कंपनी जो है उसके फॉल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, आगे बढ़ो। इसका उद्देश्य क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 क्या, यानी कि CO2 और मीथेन यानी कि क्या, CH4 के प्रमुख उत्सर्जकों का क्या करना है? पता लगाना है। ये इस उपग्रह का क्या है? प्रमुख उद्देश्य है। और अगर बात हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की करते हैं तो भाई साहब कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन क्या है? ये ग्रीन हाउस गैस है, यानी कि जो कि ग्रीन हाउस इंपैक्ट करती है, यानी कि हरित गृह प्रभाव को जो है करती है कौन? CO2 और CS4। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा दुनिया का पहला मीथेन संचालित जो रॉकेट था वो उसको बेसिकली चाइना ने अर्थात चीन ने लॉन्च किया था, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, सरकार द्वारा 2025-26 तक पेट्रोल में कुल कितने प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। 15% या 20% या 30% या फिर 35%। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20% का लक्ष्य रखा गया। हालांकि पहले 30% रखा गया था, लेकिन उसको बाद में क्या किया गया? 2025-26 कर दिया गया है। और अभी हाल ही में सरकार ने दरअसल क्या किया है? एथेनॉल के रेट को भी बढ़ा दिया है। एक तरीके से जो एथेनॉल जो उत्पादक लोग होंगे उनको क्या होगा? इसका फायदा मिलेगा, यानी कि उसको आमदनी इसको बढ़ेगी। और साथ ही साथ में जो आपके पेट्रोल डीजल है उस पर निर्भरता कम कर रही है सरकार। ऐसे में क्या होगा? जो पॉल्यूशन हो रहा है उस पर भी जो है रोक लगाई जा सकेगी। तो ये अपने आप में क्या है? एक बेहतर कदम होगा। ठीक है, चलो। तो सरकार द्वारा 2025-26 तक पेट्रोल में कुल 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है। और हाल ही में क्या हुआ है? हाल ही में बेसिकली खाद्य मंत्रालय ने एथेनॉल उत्पादकों को अगस्त से अक्टूबर 2024 के बीच चावल की खुला बाजार बिक्री योजना में शामिल होने की अनुमति भी दे दी है। ठीक है, और आपको पता होगा। और एथेनॉल पर शॉर्ट नोट्स भी आता है कि एथेनॉल क्या होता है, इसको कैसे बनाया सकता है और किन किन चीजों से इसको बनाया जा सकता है। तो ये भी आप लोग क्या करिएगा? पढ़ लीजिएगा। एथेनॉल के बारे में डिटेल्स जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो चाहे तो आप टास्क 2 के रूप में एथेनॉल के ऊपर आप शॉर्ट नोट्स जो है क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में क्या हुआ है कि मास्टर कार्ड द्वारा अपनी पेमेंट पास की किस देश में लॉन्च किया है इन्होंने? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत या नेपाल? तो अभी मास्टर कार्ड ने अपनी पेमेंट पास की को बेसिकली भारत में क्या किया है? लॉन्च किया है। और ऐसा करने पर क्या होगा? जो ग्राहक होंगे उनके क्या होंगे? उनको फायदा होगा।
और जो बार बार जो ओटीपी की जो चीजें होती थी, लेन देन पर जो ओटीपी की समस्या आती थी, वो अब नहीं रहेगी और बहुत ही स्मूथ तरीके से आप लेन देन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये अपने आप में एक अच्छी खबर है। यानी कि हाल ही में मास्टर कार्ड द्वारा अपनी पेमेंट पास की भारत में इसको लॉन्च कर दिया गया है। इसके अलावा इसमें ग्राहकों को लेन देन के लिए जो ओटीपी है, जिसको हम लोग वन टाइम पासवर्ड भी बोलते हैं, ये समस्या अब नहीं आएगी, वो नहीं जो है उनको बार बार देना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, हाल ही में सरकार द्वारा कुल कितने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को नवरत्न का जो है दर्जा दिया गया है। और ये फैक्ट भी आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट रखना है। नवरत्न कंपनियां क्या होती हैं आपको बखूबी पता होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि कई बार मैंने इसके बारे में आपको बताया भी है। तो अभी हाल ही में 4 उपक्रम हैं, ठीक है, उनको नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। यानी कि क्या हो जाएगा, 4 जो है उपक्रम हैं केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 4 उपक्रमों को। और कौन कौन से वो 4 क्षेत्रीय उपक्रम हैं, आइए इनको हम देख लेते हैं। तो वो हैं, पहला है आपका रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दूसरा है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तीसरा है सतलज जल विद्युत निगम और चौथा है आपका नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, जो कि आपके लिए क्या है, 4 के चारों इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में आदमखोर भेड़िया के हमले के बाद उसे पकड़ने के लिए ऑपरेशन भेड़िया जो शुरू किया गया, चर्चाओं में भी रहा है, आप लोगों ने न्यूज चैनल्स में भी इसको देखा होगा। तो ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वो लखीमपुर खीरी है, सीतापुर है, बहराइच है, फिर गोंडा है। तो वो ऑप्शन जो है क्या है, सी इज द राइट आंसर। यानी कि बहराइच में दरअसल क्या किया गया था, आदमखोर जो भेड़िया, उसका आतंक काफी तेजी से के साथ बढ़ रहा था। ऐसे में जो है क्या हुआ था, ऑपरेशन भेड़िया की जो है वहां पर शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो पहला पॉइंट वही सेम एज इट इज जो हमने आपको बताया। और इस खतरे को देखते हुए जो डिस्ट्रिक्ट बहराइच है उसके 35 विलेजेस में, यानी कि 35 गांव में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। और कुछ एक फैक्ट हम लोग जरा और देखते हैं इससे संबंधित। तो फैक्ट क्या है, वो फैक्ट है कि भारत में 2 प्रकार के भेड़ियों की प्रजाति पाई जाती है। पहला क्या है, इंडियन ग्रे वुल्फ, और दूसरा क्या है, हिमालयन वुल्फ या तिब्बती वुल्फ। तो ये आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि बताओ भेड़िए की कौन सी प्रजाति निम्नलिखित में से है, तो ऑप्शन ऐसी प्रकार से आपसे दे देगा। तो जो अगर इंडियन ग्रे वुल्फ की बात करते हैं, या बेसिकली राजस्थान, गुजरात तथा प्रायद्वीपीय जो भारत है वहां पर पाया जाता है। और हिमालयन वुल्फ या जो तिब्बती वुल्फ है, ये बेसिकली मुंबई ट्रांस हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। इसके अलावा ये बेसिकली क्या है, आजीवन एकल साथी के रूप में रहता है, लेकिन जो नर भेड़िया होता है वो बेसिकली झुंड में या समूह में रहता है। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये सब ऐसा क्यों हो रहा है कि आदमखोर हो गया और इस तरीके से जो है क्या कहते हैं पब्लिक में आ गया है। भाई साहब देखो, इसके पीछे प्रमुख कारण यही है कि आप लोगों ने इनके घर को क्या किया है, इनके हैबिटेट को नष्ट किया है। ठीक है, एनवायरमेंट संरक्षण तो आप लोग करते नहीं हो। ठीक है, जहां पर इनका घर था, जहां पर जंगल था, वहां पर आपने क्या किया, इनको पर्यटन स्थल के रूप में घोषित कर दिया। इनको जो है क्या किया, इनके यहाँ पर आसपास आपने इंडस्ट्री लगा दी, इनके आसपास आपने घर बना दिया, जंगल को आपने काट दिया। भाई साहब एक बात बताओ, ये जहां रहते थे, अगर उनके घर को आप गिरा दोगे, उनके आवास स्थल को अगर आप नष्ट कर दोगे, तो बेचारे कहाँ जाएंगे, तो पगलाएंगे ही पगलाएंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ध्यान रखना चाहिए कि इसीलिए हमें प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए, हमें नेचर को कंजर्वेशन करना चाहिए। नहीं तो एक दिन क्या होगा, ये जितने जीव जंतु हैं क्या होंगे, एक एक करके मरने लगेंगे। और अगर जीव जंतु मरने लगेंगे तो भाई सिंपल सी बात है कि जो आपका इकोसिस्टम होगा क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। और अगर इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है, जिसको हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र भी कहते हैं, अगर वो डिस्टर्ब होता है तो ध्यान रखिएगा कि जीवन फिर बचेगा नहीं धरती पे। ठीक है, कई बार हमने कहा है कि जो कहावत आप लोग सुनते होंगे ना कि दुनिया इतने जो 2050 में, 2030 में, 2040 में खत्म हो जाएगी, ये तो सिर्फ बातें हैं, लेकिन हकीकत हो जाएगा अगर आपने इसी तरीके से अपने पर्यावरण को क्या किया, दोहन किया इस तरीके से, इतने बुरी तरीके से। इसीलिए सतत विकास का कॉन्सेप्ट लाया गया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट लाया गया था। लेकिन दिक्कत यही है कि हम सिर्फ बातें करते हैं, किताबी नॉलेज हम गेन करते हैं, हकीकत में हमें इससे कोई जो है लेना देना नहीं होता है। और मुझे कभी कभी लगता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था कितनी जो है घटिया हो गई इस तरीके से कि हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई इसलिए करते हैं कि हम सेलेक्ट हो जाएं, नौकरी लग जाए हमारी बस। लेकिन ये दुखद है, खैर इस पर क्या किया जाए। खैर जब भी आप लोग IAS PCS बनिएगा तो इन सब चीज़ों का आप लोग क्या करिएगा, विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि नेचर का कंजर्वेशन आप लोग जरूर करिएगा। ठीक है, चलो आज आपके लिए अभ्यास प्रश्न है। ये प्रश्न हमने आपको कल कराया भी था और वही हमने आपसे पूछा भी है।
ठीक है। प्रश्न क्या है कि सी बॉक्स पोर्टल का संबंध है, किससे संबंध है इसका? महिलाओं की यौन उत्पीड़न होने पर शिकायत दर्ज कराने के लिए, या पर्यावरण संरक्षण हेतु, या महिलाओं के टीकाकरण की जानकारी हेतु, या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत आसान सा प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आप इसका उत्तर जरूर देंगे। नहीं देंगे तो भाई मैं क्या बोलूं, क्या ही मैं बोलूं, फिर तो आप जानो कि आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हो, ठीक है। और नहीं आता होगा तो आप लोग इसको गूगल भी कर लीजिएगा, और आज के वाले ही वीडियो में इसका उत्तर छिपा हुआ है। कल भी छिपा था उत्तर इसका और आज भी छिपा हुआ है, तो इसको देख लीजिएगा। इसके अलावा अब हम आते सीधे मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न पर, जिसका उत्तर आपको क्या करना है, देना है, यानी कि लिखना है। प्रश्न क्या है कि वर्तमान में भारत के लिए महिला सुरक्षा एक बड़ी चुनौती के रूप में क्या है, उभरा है, ठीक है। और महिलाओं की सुरक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमों की क्या करनी है, आपको चर्चा करनी है। इसका मतलब यह हुआ कि इस प्रश्न में दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में क्या है कि वर्तमान में भारत के लिए महिला सुरक्षा एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है। इस चीज को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। और उत्तर लेखन शैली कैसे करें, इस पर हाल में ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। नहीं पता है आपको तो एक बार मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूं। आपको 3 पार्ट में अपने आंसर को लिखना होता है, ठीक है। पहला पोर्शन जो क्या होता है आपका, वो होता है आपका इंट्रोडक्शन का, किसका, इंट्रोडक्शन का। दैट मींस जो कोई टॉपिक आपसे पूछा जाता है उसमें आपको लगभग कितना, लगभग जो है आपको 20 से 25% आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है, लगभग। इसके अलावा फिर आपकी मेन बॉडी होती है। मेन बॉडी का मतलब क्या हो गया, मेन बॉडी का मतलब हो गया जो प्रश्न एग्जैक्ट आपसे पूछा है उसके बारे में दरअसल आपको क्या करना है, डिटेल्स जानकारी यहां पर आपको लिखनी है। और लास्ट में आपको क्या करना होता है, लास्ट में आपको क्या करना पड़ता है, कंक्लूजन जो है देना पड़ता है। तो लगभग 25% ये लिखना होता है, बाकी लगभग 70% का हिस्सा आपका मेन बॉडी का होता है, यानी कि मेन कंटेंट का होता है। और लास्ट में लगभग 10 से 15% या 10% आप मान लीजिए कंक्लूजन लिखना होता है, यानी कि कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष लिखना होता है, यानी कि आपने इससे क्या सीखा, क्या समझा और क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है, क्या सरकार कदम उठा सकती है, या कुछ नया जो सजेशन आप जो है दे सकते हैं अपने इस कंक्लूजन के माध्यम से, ठीक है। तो इस प्रश्न में पहले आपको यही लिखना है, पहले इंट्रोडक्शन देना है महिला सुरक्षा के बारे में। महिला सुरक्षा एक बड़ी चुनौती के रूप में कैसे उभरा है, आपको इस बात को समझाना है। और उसके बाद आपको बताना है कि वर्तमान में भारत सरकार ने महिला की सुरक्षा के लिए कौन कौन से प्रावधान किए हैं। तो अभी हाल ही में जो नए 3 कानून पारित किए गए थे उनमें से आप फैक्ट को उठा सकते हैं। हाल फिलहाल में किसी सरकार ने कुछ नया पोर्टल लॉन्च किया होगा, जैसे सी बॉक्स हो गया या कुछ अन्य पोर्टल होंगे, उनके बारे में जो है जानकारी आप यहां पर डाल सकते हैं। तो ये उत्तर अगर आप लिखेंगे तो आपको ना सिर्फ मुख्य परीक्षा में आपको फायदा मिलेगा, बल्कि प्री में भी आपको जो है फैक्ट इसको इसमें से मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो प्लीज आप लोग इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा जरूर करेंगे। भाई साहब ये सब काम करते रहो, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, प्रैक्टिस करते रहोगे, यकीन मानिएगा कि आपको फायदा बहुत मिलेगा। किसी प्रश्न को लिखने में अगर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दिया करिए, मैं अगले दिन इसको समझा दिया करूंगा, ठीक है। ऐसा कुछ इशू है नहीं। और प्लीज आपसे बहुत लोगों के मेरे पास मैसेज जो है क्या कहते हैं उन्होंने कमेंट किया है मेरे पास कि सर ऑलरेडी हम इसको लिखते हैं। तो मैं भी आपसे उम्मीद यही करता हूं कि अगर मैं कहता हूं कि आप इसको लिखें तो आप इसको प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। बाकी हम लोग मिलेंगे कल एक नए सेशन के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।